हेलो इंजीनियर्स, वेलकम टू टारगेट जे सीरीज। दोस्तों, आज से हम लोग एक नए सब्जेक्ट की स्टार्टिंग करने वाले हैं जिसका नाम है बी डबल ई। बी डबल ई मतलब बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। आपने इस सब्जेक्ट को बहुत स्टार्टिंग में पढ़ा होगा अपने सेकंड सेमेस्टर में। अगर आप डिप्लोमा के स्टूडेंट हो तो सेकंड सेमेस्टर में, बाकी अगर आईटीआई के स्टूडेंट रहे हो तो फर्स्ट ईयर में आपने अपने इस सब्जेक्ट को पढ़ा होगा। ठीक है, ये जो सब्जेक्ट है, मैं इस सब्जेक्ट के बारे में ये कह सकता हूँ कि अगर आप इलेक्ट्रिकल के इंजीनियर बनना चाहते हो तो ये आपका रूट है। ठीक है, अगर आप पेड़ बड़ा करना चाहते हो ना, तो ये आपका रूट है रहने वाला सब्जेक्ट। तो इस सब्जेक्ट को हम पहले हैंडल करने वाले हैं, फिर देन अपने नेक्स्ट सब्जेक्ट जैसे मशीन वगैरह, पावर सिस्टम वगैरह के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये सब्जेक्ट सबसे लेंदी सब्जेक्ट में से माना जाता है। और इसमें मैंने आपके जो भी डिप्लोमा के अगर आप स्टूडेंट हो तो भी मैंने आपके लिए ध्यान रखा है, जो मैंने इसका सिलेबस तैयार किया है। अगर आप डिप्लोमा के स्टूडेंट हो, स्टडी कर रहे हो डिप्लोमा में, या फिर आप जेई के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, या फिर आप आईटीआई में ही क्यों नहीं हो, तो सभी तरीके के स्टूडेंट को ध्यान में रखते हुए मैंने इसका सिलेबस डिजाइन किया हुआ है। सिलेबस क्या रहेगा वो अभी मैं थोड़ी देर में बता दूंगा। बाकी आज की इस वीडियो में हम लोग मेनली बेसिक फंडामेंटल्स ऑफ बी डबल ई, मतलब बेसिक फंडामेंटल ऑफ बी डबल ई के बारे में बात करने वाले हैं। तो बी डबल ई आज से हम स्टार्ट करेंगे। लेक्चर नंबर हमारा फर्स्ट रहने वाला है। वीडियो को एंड तक देखिएगा। वीडियो कैसी लगी है कमेंट करके बता सकते हो। बाकी अच्छी लगती है तो लाइक जरूर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, नहीं किया तो कर लेना, नहीं तो नुकसान आपका हो जाएगा। ठीक है, बी डबल ई में मैं टोटल 9 यूनिट्स आपको पढ़ाने वाला हूँ। ये जितने भी 9 यूनिट्स हैं, देखिए अगर आप डिप्लोमा के स्टूडेंट हो तो इतने ज्यादा यूनिट्स आपको नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, वहां पे तो ये मैंने जो सिलेबस डिजाइन किया हुआ है, ये मैंने अपना खुद एनालिसिस करते हुए सिलेबस को डिजाइन किया है। ठीक है, जो भी मेरी अपनी स्टडी रही है या फिर जो भी मेरा एक्सपीरियंस रहा है, उसको लेकर के मैंने इस सिलेबस को डिजाइन किया हुआ है। ये सिलेबस जो है, ये सिलेबस आपके लिए डिप्लोमा में भी एप्लीकेबल है, जेई लेवल के लिए भी एप्लीकेबल है, आईटीआई में भी आपका एप्लीकेबल रहने वाला। तो ये तीनों ही तरीके के स्टूडेंट इस सिलेबस को फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, यूनिट 1 में बेसिक फंडामेंटल्स हम पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिकल के बारे में बेसिक्स पढ़ेंगे बिल्कुल। यूनिट 2 में हम लोग डीसी सर्किट, यूनिट 3 में डीसी सर्किट थ्योरम्स के बारे में पढ़ेंगे, केसीएल केवीएल वगैरह के बारे में पढ़ेंगे। यूनिट 4 में वोल्टेज करंट सोर्स के बारे में समझेंगे। फिर यहाँ यूनिट 5 में हम लोग मैग्नेटिज्म, यूनिट 6 में हम बैटरीज, यूनिट 7 में एसी फंडामेंटल, यूनिट 8 में एसी सर्किट, और यूनिट 9 में हम लोग इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन के बारे में समझते हुए इस सब्जेक्ट को हम लोग क्लोज करेंगे। बाकी अगर कोई भी फर्दर अपडेट होता है तो मैं आपको वहां पे बता दूंगा। बाकी अपेंडिक्स का भी मैं एक अलग सेक्शन बना दूंगा बी डबल ई का। अगर कोई भी अपडेट होता है तो वहां पे मैं अपडेट करता रहूंगा आपको। ठीक है, तो चैनल को इसके लिए सब्सक्राइब कर लेना, ताकि अगर कोई भी फ्यूचर में अपडेट वगैरह मैं आपको देता हूं तो आपको मिलता रहे। तो चलो आज की इस वीडियो में हम लोग सबसे पहला यूनिट स्टार्ट करते हैं, बेसिक फंडामेंटल। बेसिक फंडामेंटल में मैंने लिया हुआ है कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में हम पहले डिस्कस करेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ एटम में हम लोग इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बारे में समझेंगे, ऑर्बिट्स के बारे में समझेंगे, एटॉमिक नंबर्स के बारे में समझेंगे, एटॉमिक वेट के बारे में और चार्जेस के बारे में समझेंगे। और फिर उसी के साथ में स्ट्रक्चर ऑफ एटम मतलब यूनिट फर्स्ट को हम लोग क्लोज करेंगे, और देन फिर अपने यूनिट सेकंड पे हम लोग मूव करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए अपने यूनिट फर्स्ट को स्टार्ट कर लेते हैं। अच्छा, जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि जो भी मैं चीजें यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, पॉइंट वाइज आपको चीजें डिलीवर करूंगा, इतना ज्यादा डेप्थ में नहीं जाऊंगा चीजों में जिसमें आपका टाइम ज्यादा कंज्यूम ना हो। जो चीजें इंपॉर्टेंट है सिर्फ और सिर्फ वही आपके साथ में डिस्कस की जाएंगी। ठीक है, तो यूनिट 1 में सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं अपने फादर्स और ग्रैंड फादर्स के बारे में। मतलब कि जो भी आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, इसके फादर कौन है, ग्रैंड फादर कौन है, कहाँ से इलेक्ट्रिसिटी का जो स्टार्टिंग है वो कहाँ से हुई है, इसके बारे में हम लोग समझेंगे। और फिर दिन धीमे धीमे करके अपने बी डब्ल्यू को भी कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि फादर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी किससे जाना जाता है, फादर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी माइकल फैराडे को माना जाता है। ठीक, अच्छा, मैं एक चीज सोच रहा हूँ, जो माइकल फैराडे, एडिसन और टेस्ला, इन तीनों ही वैज्ञानिकों की एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। मैं सोच रहा हूँ कि आज की इस वीडियो में मैं उस इंटरेस्टिंग स्टोरी को आपके साथ में शेयर करूँ, ताकि आपको पता चल सके कि इलेक्ट्रिसिटी एक्चुअल में बनी कैसे, क्या उसके पीछे का हिस्ट्री रहा है। वो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ में डिस्कस करूंगा। साथ में ऑर्बिट्स और प्रोटॉन, न्यूट्रॉन वगैरह के बारे में डिस्कस तो कर दूंगा। बाकी जो ये तीन चीजें हैं, इनको मैं नेक्स्ट सेक्शन में डाल दूंगा। ठीक है, आज की ये जो वीडियो है, इसमें आप थोड़ा सा इंटरेस्ट लीजिएगा, ताकि आपका जो बेसिक है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी बनी कहाँ से, वो आपको बताता हूँ। देखो, फादर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी के पिता जो हैं
वो माइकल फैराडे को कहा जाता है। अब ये माइकल फैराडे हैं कौन और इन्होंने क्या किया? देखो आज से अगर मैं बात करूं 1700 या 1800 शताब्दी में वहां पे इलेक्ट्रिसिटी जैसी कोई चीज नहीं होती थी। ठीक, इलेक्ट्रिसिटी मतलब कि बहुत कम ही लोग जानते थे। लैब्स वगैरह में टेस्टिंग वगैरह करने के समय में इलेक्ट्रिसिटी का यूज किया जाता था। अब जो वहां पे इलेक्ट्रिसिटी का लैब्स वगैरह में यूज किया जाता था, तो कई बार हम लोगों को इलेक्ट्रो मैग्नेट बनाने की जरूरत पड़ती थी। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेट वगैरह बनाने की जरूरत पड़ती थी वैज्ञानिकों को। तो फैराडे जी ने ये नोटिस किया कि हम लोग क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी से इलेक्ट्रोमैग्नेट को अगर आप तोड़ के देखोगे तो इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेट, जो एक मैग्नेट होता है प्राकृतिक मैग्नेट होता है, आपको पता है प्राकृतिक मैग्नेट अलग हो गया, लेकिन यहाँ पे जो इलेक्ट्रिसिटी का यूज करते हुए हम लोग मैग्नेटिक बना रहे थे। ठीक है, तो फैराडे जी ने देखा कि इलेक्ट्रिसिटी का यूज करते हुए हम लोग मैग्नेट बना रहे हैं, तो क्या ऐसा नहीं हो सकता, रिवर्स नहीं हो सकता कि मैग्नेट का यूज करके हम इलेक्ट्रिसिटी बना दें? फैराडे जी के दिमाग में एक ये चीज नोटिस पॉइंट आया, क्योंकि 17वीं 18वीं शताब्दी में कोई ऐसी हमारे पास डिवाइस नहीं थी कि मैग्नेटिक फील्ड्स या फिर मैग्नेट का यूज करते हुए इलेक्ट्रिसिटी को बना सके। अच्छा, तो उस समय इलेक्ट्रिसिटी कैसे बनती थी? क्वेश्चन तो आ रहा होगा माइंड पे। उस समय जो इलेक्ट्रिसिटी थी वो हमारे इलेक्ट्रोकेमिकल बेस्ड पे रहती थी। इलेक्ट्रो केमिकल बेस पे रहती थी। ठीक है, मेरा जो पेन है वो काफी ज्यादा मोटी इंक का है, इस वजह से उतना लिख नहीं पाते हैं, तो थोड़ा सा डिनोशन के उस पर समझना। ठीक है, उस समय पे जो 17वीं 18वीं शताब्दी थी, उस समय में अगर हमें इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होती तो इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस का हम लोग यूज करते थे और देन इलेक्ट्रिसिटी को बनाते थे और फिर मैग्नेट को बनाते थे। मतलब क्या होता था, आपने देखा होगा केमिस्ट्री वगैरह में कि एक बीकर लेते हैं, उसमें एनोड कैथोड डाल देते हैं और फिर इलेक्ट्रिसिटी बनती है, जिसको हम लोग प्राइमरी सेल कहते हैं। तो इस तरीके का यूज करते हुए हम लोग क्या करते थे, इलेक्ट्रिसिटी को बनाते थे। तो फैराडे जी के माइंड में आया कि अगर इलेक्ट्रिसिटी से मैग्नेट बनाया जा सकता है, तो क्या मैग्नेट से इलेक्ट्रिसिटी नहीं बनाई जा सकती? तो यहाँ पे आप आगे चल कर देखोगे कि फैराडे जी ने एक रूल दिया कि अगर आपने पढ़ा भी होगा या फिर अपने 12th या 10th में आपने देखा भी होगा कि अगर कोई कॉइल के अक्रॉस में हम लोग मैग्नेट बार मतलब नॉर्थ और साउथ इस तरीके से इस मैग्नेट बार को आगे पीछे इस तरीके से मूव कराते हैं, तो इस कॉइल में क्या हो जाता है, एक तरीके का ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाता है। और अगर इसी कॉइल को हम शॉर्ट कर दें तो उसमें क्या बहने लग जाती है, करंट बहने लग जाती है। तो ये चीज जो कहानी थी ये बताई फैराडे जी ने। अच्छा, फैराडे जी ने ये तो बता दिया कि अगर हम मैग्नेट को इस तरीके से मूव कराएं तो हमारी कॉइल में ईएमएफ बन जाएगा, मतलब इलेक्ट्रिसिटी आ जाएगी। तो यहाँ से जन्म हुआ इलेक्ट्रिसिटी का, इसलिए फादर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी किससे दिया गया, बोला गया फैराडे जी को बोला गया। अब फैराडे जी के इस मॉडल में एक थोड़ी सी कमी रहेगी। कमी क्या रहेगी दोस्तों, जरा ये समझना। इन्होंने ये तो बता दिया कि मैग्नेट को आगे पीछे करो या फिर कॉइल को आगे पीछे करो, कुछ भी आगे पीछे करो या फिर कुछ भी ऐसा करो कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, ये आप जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस देखो ये कट होनी चाहिए इस कॉइल के अक्रॉस में। ठीक है, तो ये चीज बताई फैराडे जी ने, लेकिन ये बताना भूल गए कि ऐसा क्या बना दें, ऐसा कौन सी डिवाइस दे दें कि ये काम ऑटोमेटिकली अपने आप होता रहे। इसके लिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक इंसान बैठालना पड़ेगा। इंसान बैठेगा और वो इसको क्या करेगा, मैग्नेट को आगे पीछे हिलाएगा डुलाएगा, इस तरीके से करेगा, तब जाके इलेक्ट्रिसिटी बन पाएगी। तो ये तो रैंडम प्रोसेस हो गया ना, इस तरीके से तो काम नहीं चल पाएगा। इस तरीके से तो भारत में इलेक्ट्रिसिटी नहीं डिस्ट्रीब्यूट हो सकेगी। तो ये बताना फैराडे जी के भूल गए, या फिर ये कह सको कि फैराडे जी ये चीज तक की ड्राइव नहीं कर पाए कि हमें किस तरीके से इस मैकेनिज्म को बनाए कि इलेक्ट्रिसिटी हमें रेगुलर बेसिस पे मिलती रहे। अब वो यहाँ पे समस्या आई, तब आए एडिसन साहब। एडिसन साहब ने कहा रुको भाई, हम बताते हैं कैसे ये काम होगा। अच्छा, एडिसन जो थे, एडिसन ने क्या बनाया था, बल्ब बनाया था। बल्ब बनाए हुए थे। ठीक, अब बल्ब तो एडिसन जी ने बना दिए। अब ये जो एडिसन के बल्ब थे वो हमारे इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस के ऊपर डिपेंडेंट थे। मतलब कि पहले प्राइमरी सेल्स लाओ और बल्ब को कनेक्ट करो और फिर जा करके इन बल्ब को जलाओ। तो एडिसन जी ने फैराडे जी का ये मॉडल देखा कि यहाँ पे केवल मैग्नेट को मूवमेंट कराओ और इलेक्ट्रिसिटी बन जा रही है। ठीक, तो एडिसन जी को एक माइंड में आइडिया क्लिक हुआ, तो एडिसन जी ने क्या किया, डीसी जनरेटर का आविष्कार कर दिया। ठीक, डीसी जनरेटर में एडिसन जी ने क्या किया कि अगल बगल इन्होंने परमानेंट मैग्नेट रखे, नॉर्थ और साउथ इस तरीके से मैग्नेट रखे, और यहाँ पे एक कॉइल यहाँ पे लगा दी, इस तरीके से कॉइल यहाँ पे लगा दी। ठीक, इस तरीके से कॉइल लगा दी और इस कॉइल को प्राइम मूवर से घुमा दिया।
और जब प्राइम मूवर से इस कॉइल को घुमाया तो अगेन क्या हुआ कि इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जा रही थी, कॉइल रोटेट हुई और कॉइल ने क्या किया, इन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कट किया और कॉइल के अक्रॉस क्या आ गया, हमारा ईएमएफ जनरेट हो गया। ठीक है, और यहाँ से जो एडिसन जी का बल्ब था वो हमारा जलने लग गया। एडिसन जी ने अपने बल्ब का क्या किया, प्रचार प्रसार करना चालू कर दिया। तो इस तरीके से एडिसन जी ने फैराडे जी के इस मॉडल को देखा और यहाँ से अपना लॉजिक लगाते हुए इस तरीके से डीसी जनरेटर का इन्होंने क्या किया, निर्माण कराया। इस तरीके से डीसी जनरेटर को इनोवेट किया। अब जब इतनी बड़ी उपाधि प्राप्त की, फैराडे जी बता के गए कि इलेक्ट्रिसिटी ऐसे बनेगी, लेकिन उस इलेक्ट्रिसिटी को कंटिन्यूअस लेवल पे कैसे बनाए, एडिसन जी ने बताया। तो इसलिए ग्रैंड फादर ऑफ एडिसन इलेक्ट्रिसिटी किसको दिया गया, एडिसन जी को दिया गया। तो यहाँ पे आप देखोगे कि भले फैराडे जी बता के गए, लेकिन ग्रैंड फादर किसे कहा गया, एडिसन जी को कहा गया। ठीक है, और इसी वजह से फादर ऑफ डीसी सप्लाई भी एडिसन जी को ही बोला जाता है। ठीक है, फादर ऑफ डीसी सप्लाई अगर पूछा जाता है तो वो एडिसन जी के लिए जाता है। तो यहाँ से आपको समझ में आया। अच्छा, ये बल्ब और जनरेटर की कहानी भी काफी ज्यादा रिलेट करती है, वो फिर कभी और समय होगा तो तब आपको बताऊंगा। अब वो एडिसन जी की लैब में टेस्ला जी काम करते थे और उन्होंने ये परीक्षण देखा कि भैया इस तरीके से डीसी सप्लाई को जनरेट किया जा रहा है। अच्छा, इस समय टेस्ला जी जो है वो एसी सप्लाई मतलब एसी वेव्स के बारे में स्टडी कर रहे थे। तो टेस्ला जी ने एडिसन जी को बोला कि एडिसन सर, जो आप डीसी सप्लाई बना रहे हो ना, ये इतनी ज्यादा एफिशिएंट नहीं है, उससे ज्यादा एफिशिएंट है एसी सप्लाई। तो एडिसन जी के ईगो को बात पहुंच गई कि यार ये क्या, मतलब मेरे अंदर में काम करने वाला लड़का मेरे को बता रहा है कि डीसी से ज्यादा एसी अच्छी है। उन्होंने क्या किया, टेस्ला जी को डांट फटकार करके अपनी लैब से भगा दिया। टेस्ला जी को लग गई बुरी। उन्होंने कहा आप तुम्हारी देखो मैं क्या करता हूँ, तुम्हारे बल्ब भी बंद करवा दूंगा, तुम्हारा डीसी जनरेटर भी बंद करवा दूंगा। टेस्ला जी ने स्टडी करना चालू किया और स्टडी करते हुए इन्होंने एसी मतलब अल्टरनेटिव करंट का इन्होंने बताया। ठीक है, अल्टरनेटिंग करंट का इनोवेशन इन्होंने किया। अल्टरनेटिंग करंट में इन्होंने क्या किया कि जो डीसी जनरेटर था, ठीक डीसी जनरेटर में स्प्लिट रिंग का यहाँ पे यूज हो रहा था। स्प्लिट रिंग बोले तो इस तरीके से रिंग होती है, इस तरीके से रिंग होती है, तो इसका यूज किया जाता है। तो टेस्ला जी ने क्या किया कि इस रिंग को हटा करके स्लिप रिंग का यूज करना चालू कर दिया। इस तरीके से गोल गोल दो रिंग का यूज करना चालू कर दिया और यहाँ से क्या हुआ, डीसी जनरेटर का फॉर्मेशन हो गया एसी जनरेटर में। ठीक है, तो डीसी जनरेटर मतलब कि डीसी किसने निजात की या डीसी किसने इनोवेट की, वो एडिसन जी ने की। और एडिसन जी से मोटिवेट होकर के या फिर एडिसन जी को बर्ताव को देख करके गुस्सा होकर के किसी भी तरीके से टेस्ला जी ने एसी सप्लाई की इनोवेशन किया। ठीक है, तो इस तरीके से आप देखोगे फादर ऑफ एसी सप्लाई किसे बोला जाता है, टेस्ला जी को बोला जाता है। तो आई होप कि ये जो मैंने आपको स्टोरी बताई है ये आपके लिए यूनिक स्टोरी रही होगी और आपको जो इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन है, मतलब किस तरीके से फैराडे जी ने बताया इलेक्ट्रिसिटी कैसे बनी, किस तरीके से एडिसन जी ने अपना दिमाग लगा करके उसको कंटिन्यू लेवल पे लेकर के आए और किस तरीके से टेस्ला जी ने एसी का कंसेप्ट दिया, वो आपको समझ में आया। अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इसलिए बार बार बोलता रहता हूँ कि कहीं भूल जाओ फिर बाद में वीडियो वगैरह ढूंढते रहो, ना मिले तो फिर नुकसान तो आपका तो है, बाकी मेरा भी है कि मैं अपने एक प्यारे स्टूडेंट को खो दूंगा। ठीक है, तो चलो आई होप कि आपको चीजें समझ में आई हैं। अब अपने एटम के कंसेप्ट पे बात कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने आपको ये फादर वगैरह की स्टोरी बता दी किस तरीके से स्टोरी है। तो अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कि एटॉमिक स्ट्रक्चर क्या है। ठीक, और फिर उसके बाद में प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बारे में बात करते हुए अपने इस वीडियो को एंड करेंगे। वीडियो ऑलरेडी काफी ज्यादा लंबा हो रहा है। ठीक, आपने अपने बेसिक्स में मतलब 12th में हो गए या फिर 10th में हो गए तो एटम के बारे में तो आपने पढ़ा ही होगा। छोटी क्लासेस में भी केमिस्ट्री में आपको एटम के बारे में बताया जाता है। तो एटम में क्या क्या चीजें होती हैं, तीन चीजें होती है, एक प्रोटॉन होता है, एक न्यूट्रॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है। जो प्रोटॉन न्यूट्रॉन होता है वो आपका क्या होता है, न्यूक्लियस में रहता है। न्यूक्लियस को हम लोग न्यूक्लियन भी कहते हैं, इस बात को याद रखना। तो न्यूक्लियस जो होता है वो क्या होता है, हमारा बिल्कुल सेंटर में होता है और इसमें क्या रहते हैं, प्रोटॉन न्यूट्रॉन रहते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन है वो इसके क्या करते हैं, इर्द गिर्द चक्कर लगाते रहते हैं, जिस तरीके से आप चक्कर लगाते हो किसी और के। ठीक है, आप चक्कर लगाते हो नौकरियों के, है ना, गलत में मत लेना, नौकरियों के चक्कर लगाते हो। तो इसी तरीके से जो इलेक्ट्रॉन होता है वो किसका चक्कर लगाता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन का चक्कर लगाता है। अब जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है वो ऐसे ही इर्द गिर्द नहीं घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा होता है एक कक्षा में। कक्षा को क्या कहते हैं हम लोग, ऑर्बिट कहते हैं, ऑर्बिट कहते हैं। ठीक है, इन ऑर्बिट के भी हमने क्या किए, नाम रखे हुए हैं, KLMN, इस तरीके से नाम हमने रखे हुए हैं। अच्छा, अब
कोई भी इलेक्ट्रॉन कितने भी नंबर्स में कितने किसी भी ऑर्बिट में नहीं घूम सकता, ऐसा कुछ नहीं है। अगर कोई हमारी पास की ऑर्बिट है तो उसमें हमारे कुछ नंबर्स में ही इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, उसकी सेकंड ऑर्बिट में ही कुछ नंबर्स में इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। तो इस तरीके से जो हमारी सबसे पहली ऑर्बिट होगी उसको हम लोग के नाम से जानते हैं और उसमें हमारी मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। उसके बाद में एल ऑर्बिट आती है, सेकंड ऑर्बिट एल होती है, उसमें हमारे मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। थर्ड ऑर्बिट को एम ऑर्बिट कहते हैं, उसमें हम लोगों के 18 मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। और उसके बाद में एन ऑर्बिट होती है, उसमें हम लोगों के 32 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम हो सकते हैं। तो इस तरीके से हमने के एल एम एन इस तरीके से 4 ऑर्बिट्स हमने लिए हैं और उसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2, 8, 18, 32 के हिसाब से होते हैं। अच्छा सर, अगर उससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हो, 32 से भी ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो, तो किस ऑर्बिट में जाएंगे? तो क्या ऑर्बिट से फ्री हो जाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं होता है। फिर अगर आप मान लो 50वीं ऑर्बिट में जानना चाहते हो कि 50वीं ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो उसके लिए क्या एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला होता है नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन एट ऑर्बिट टू एन की पावर 2। ठीक, तो ये एक हमारा एक फॉर्मूला होता है। इसमें आप एन की जगह में 50 को रखिएगा और सॉल्व करिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि क्या आंसर आ रहा है, कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, वहां पे आप मेरे को बता देना। ठीक है, वैसे बता देता हूँ, 2500 इधर और यहाँ पे ये, तो 5000 इलेक्ट्रॉन जाएगा आपका। ठीक है, तो 50वीं ऑर्बिट में 5000 इलेक्ट्रॉन आपके हो सकते हैं। इस तरीके से अगर आप क्रॉस वेरीफाई करना चाहते हो कि पहली ऑर्बिट ये कौन सी है, प्रोटॉन के पास की पहली ऑर्बिट है, तो पहली ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? एन की जगह में एक रखो, एक का स्क्वायर इंटू यहाँ पे 2, एक का स्क्वायर एक होता है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2, तो यहाँ पे कितने 2 इलेक्ट्रॉन है। दूसरी ऑर्बिट में रख के देखो, 2 इंटू 2 की पावर 2 मतलब कि 4, यहाँ पे 4 हो गया, 4 इंटू 2 मतलब 8। ठीक, तो 8 हमारे दूसरी ऑर्बिट में। तो इस तरीके से हमारे जो ये फॉर्मूला है होता है 2n की पावर 2, यहाँ से हम निकाल सकते हैं कि nवी ऑर्बिट मतलब कोई भी ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, वो हम कहाँ से निकालेंगे, यहाँ से निकालेंगे। ठीक है, आई होप कि इतना समझ में आ गया है। अब चलो प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बारे में समझ लेते हैं, वीडियो काफी ज्यादा लंबी हो रही है। चलो इसको क्लियर करते हैं, रेज कर देता हूँ। चलो जल्दी से रेज हो जा, काफी ज्यादा हो जाता है। हाँ, तो चलो अभी प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बारे में समझ लेते हैं कि प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन क्या है। ठीक, तो ये जो था इसका कंसेप्ट मैंने आपको यहाँ पे एटॉमिक स्ट्रक्चर में बता दिया है। थोड़ा सा जो इसका स्टडी डेटा है वो यहाँ पे पढ़ लेते हैं। जो इनोवेटर है, पहले इनोवेटर के बारे में यहाँ पे समझेंगे, फिर उसके पर चार्ज कितना होता है, उसका मास कितना होता है, रेडियस के बारे में समझेंगे। ठीक है, तो इनोवेटर, प्रोटॉन का इनोवेटर कौन है, ये कई बार आपसे पूछ लिया जाता है। काफी ज्यादा वैसा क्वेश्चन है कि कई बार डाउटफुल रहता है कि प्रोटॉन का इनोवेटर कौन है। तो कई जगह में गोल्डस्टीन जो है वो राइट होता है, कई जगह में रदरफोर्ड होता है। इसके पीछे की भी एक स्टोरी है। जो प्रोटॉन था, प्रोटॉन था, तो प्रोटॉन के बारे में डिटेल्ड स्टडी, अगर आप बात करो डिटेल्ड स्टडी किसने की थी? गोल्डस्टीन जी ने किया था 1886 में। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रोटॉन के बारे में डिटेल्ड स्टडी किसने किया था, तो आप बोलोगे कि गोल्डस्टीन ने किया था 1886 में। पर गोल्डस्टीन स्टडी करते रह गए, उसका नाम नहीं रख पाए, नाम रखना भूल गए थे। तो नाम किसने रखा, तो नेम किसने रखा है? रदरफोर्ड ने रखा है। ठीक है, तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रोटॉन का नामकरण किसने किया है, ठीक है, तो रदरफोर्ड जी ने किया है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि डिटेल्ड स्टडी किसने की है, गोल्डस्टीन जी ने की है, रदरफोर्ड ने 1919 में इसका नाम रखा था। ठीक, न्यूटन की जो खोज थी वो चैडविक जी ने किया था, और इलेक्ट्रॉन की जो खोज है वो जे थॉमसन जी ने किया था। ठीक है, इसको अगर आप याद रखना चाहते हो तो एक छोटी सी शॉर्ट ट्रिक होती है, ईट पर नाच, ईट पर नाच। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की खोज टॉमसन, थॉमसन मतलब आप थोड़ा सा रिलेट करता है। इलेक्ट्रॉन की खोज टॉमसन, प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड, मतलब कि नामकरण किसने किया था? रदरफोर्ड। बाकी डिटेल्ड स्टडी गोल्डस्टीन ने किया था। न्यूट्रॉन की खोज चैडविक जी ने किया था। तो ये ट्रिक से आप इसके इनके इनोवेटर्स याद कर सकते हो। चार्ज किस पे कितना होता है, तो प्रोटॉन पे आपका पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पे आपका निगेटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन जो होता है वो हमारा न्यूट्रल होता है। ठीक है, तो प्रोटॉन पे हमारा कितना चार्ज होता है? प्लस का, प्लस आ गया, प्लस 1.6, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। ठीक, ये हमारा प्रोटॉन पे चार्ज होता है। अगर अगर इसी के आगे हम लोग माइनस लगा दें, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, तो ये हमारा न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है। ठीक है, इस तरीके से ये हमारा इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है। अगर मैं मास की बारे में बात करूं तो जो प्रोटॉन का मास होता है वो कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻27 kg, 1.67 इंटू 10⁻⁻27
kg इसका मास होता है, किसका, प्रोटॉन का। न्यूट्रॉन का मास कितना होता है, सेम हमारा मास होता है न्यूट्रॉन का भी 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg हमारा मास होता है न्यूट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, 9.11 इंटू 10⁻31 kg हमारा किसका मास होता है, इलेक्ट्रॉन का होता है। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है 9.11 इंटू 10⁻31 kg हमारा इलेक्ट्रॉन का मास होता है। इलेक्ट्रॉन की रेडियस कितनी होती है, तो 10⁻15 हमारी इलेक्ट्रॉन की रेडियस होती है मीटर में, ठीक है। 10⁻15 मीटर हमारी इलेक्ट्रॉन की रेडियस होती है। अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि एटम की रेडियस कितनी होती है, तो एटम की रेडियस होती है 10⁻10 मीटर, ठीक है। ये हमारी एटम की रेडियस होती है, अपने नोटबुक में लिख लेना, यहाँ पे मैं लिखना भूल गया हूँ, ठीक है। तो ये आपके लिए एक अबाउट में इन्फॉर्मेशन हो गई, आप इसको अपनी नोटबुक में मेंशन कर लेना। आई होप कि जो मैंने आपको यहाँ पे फादर्स वगैरह की स्टोरी सुनाई है, या फिर ऑर्बिट्स वगैरह के बारे में, स्ट्रक्चर के बारे में बताया और प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बारे में आपको बताया है, ये आपको समझ में आया होगा। बाकी एटॉमिक वेट, एटॉमिक नंबर और चार्ज के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे। आई होप कि आपको वीडियो पसंद में आई है। बाकी अगर आप और भी कंटेंट को कंज्यूम करना चाहते हो तो मेरी वेबसाइट पर चले जाइएगा, इलेक्ट्रिकल जिंदगी। यहाँ पे आपको ई बुक्स, डिजी नोट्स, हैंड नोट्स, टेक क्विजेज और नॉन टेक क्विजेज आपको देखने को मिल जाते हैं। इस तरीके से आपको ये सभी कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट देखने को मिल जाता है। टेक क्विज के सॉल्व करना चाहते हो तो टेक क्विज, जो जिस भी टॉपिक से रिलेटेड आप टेक क्विज को सॉल्व करना चाहते हो, तो उस टॉपिक को आप सर्च कर लेना यहाँ पे। उस टॉपिक को जैसे सर्च करोगे, टॉपिक से रिलेटेड क्विज आपको शो होने लगेगी। क्विज पे क्लिक करोगे तो इस तरीके से क्विज आपके सामने स्टार्ट हो जाएगी। 20 मिनट में आपको 23 क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। क्विज को सॉल्व करके सबमिट क्विज के ऑप्शन पे क्लिक कर देना, आपको आपकी परफॉर्मेंस रिपोर्ट देखने को मिल जाएगी। परफॉर्मेंस रिपोर्ट देख करके व्यू क्वेश्चन एनालिसिस से क्लिक कर सकते हो। जितने भी क्वेश्चन सही होंगे, गलत होंगे, सब आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। उनका डिटेल्ड आपको यहाँ पे अबाउट में देखने पढ़ने को मिल जाएगा। इस पोस्ट को स्क्रॉल डाउन करोगे तो उसी टॉपिक से रिलेटेड आपको वन लाइनर्स देखने को मिल जाएंगे। आप इन वन लाइनर्स को भी देख करके अपने क्रॉस कनेक्शंस को बिल्ड कर सकते हो और अपनी नॉलेज को इम्प्रूव कर सकते हो। तो आई होप कि जो भी मैं आपको कंटेंट वगैरह प्रोवाइड कर रहा हूँ अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से, या फिर शॉर्ट्स के माध्यम से, या फिर आपको पोस्ट वगैरह के माध्यम से, वो सभी आपको अच्छा लगा है और आप उन्हें एंजॉय कर पा रहे हो। एंजॉय कर रहे हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर देना। अभी तक कि आपने मेरी वीडियो को देखा उसके लिए थैंक यू सो मच दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।